आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा जैक बोर्ड कक्षा 10 के लिए निर्मित कराए गए मॉडल सीट 5 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 47 से लेकर 52 नंबर तक जो प्रश्न है 5 अंकों वाला उसका डिस्कशन करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरनपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा ये डिस्कशन क्लास प्रारंभ किया जाता है। हम लोग आए 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा इटली के एकीकरण का वर्णन करें। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन हमारा इटली के एकीकरण का वर्णन करें। हम लोग जानते हैं इतिहास में दो महत्वपूर्ण एकीकरण की घटना है। जर्मनी के एकीकरण की घटना जान लीजिए थोड़ा सा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ और ये दूसरा महत्वपूर्ण घटना इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण आखिर एकीकृत करने का उसको जरूरत क्यों पड़ा? इसका मतलब है कि वो बिखरा हुआ था, है ना। तो जो इटली जो है उस समय जब हम लोग ये एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है तो ये इटली बिखरा हुआ था और वह अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य था ऑस्ट्रिया में, तो में बिखरा हुआ था इटली। तो हम लोग जाने कि ये जो इटली बिखरा हुआ था तो इटली में जो इस तरह का बिखरा हुआ इटली था, अलग अलग राजाओं के अधीन था, उसको एकीकृत करने का सोचा सबसे पहले ज्यूसेप्पे मैस्सिनी ने। ठीक, किसने? तो ज्यूसेप्पे मैस्सिनी ने। तो ज्यूसेप्पे मैस्सिनी सोचा कि इस इटली को हम लोग एकीकृत कर ले। ज्यूसेप्पे मैस्सिनी ने तो ये जो इटली को एकीकृत करने का सोचे उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली 1831 ईस्वी में यंग इटली या तरुण इटली जिसको कहते हैं हम लोग नामक यंग इटली या इसी को कहते हैं हम लोग तरुण इटली नामक संस्था का गठन किया। ठीक, लेकिन मैस्सिनी जो है एकीकृत करने में असफल रहा। ठीक, इटली को। उसके बाद यह जो जिम्मेदारी आया वह इटालवी राज्यों को जोड़ने का जिम्मेदारी एक इटली का प्रमुख राज्य था सार्डिनिया पिडमंट। ठीक, तो सार्डिनिया पिडमंट का शासक विक्टर एमानुएल द्वितीय पर यह जिम्मेदारी आया और वो चाहा, कहाँ का शासक था वो? इटली के अधीन सार्डिनिया पिडमंट का शासक था विक्टर एमानुएल द्वितीय। उस पर यह जिम्मेदारी आया कि वो इटली को जोड़कर एकीकृत करे। तो उसका सबसे प्रमुख मंत्री था काउंट काबुर। यहाँ पे लिखा है काबुर, मैंने उसका तो विक्टर इमानुएल द्वितीय का एक प्रमुख मंत्री था काउंट काबुर। उस पर वह जिम्मेदारी डाला कि भाई काउंट काबुर महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन पर यह जिम्मेदारी डाला गया कि आप इस चीज को यानी इटली के एकीकरण की घटना को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने क्या किया? इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। किसने? तो काउंट काबुर ने बहुत चतुर था वो, चतुर कूटनीतिक संधि किया फ्रांस के साथ कि फ्रांस के साथ यानी सार्डिनिया पिडमंट के शासक के तरफ से वो फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक संधि किया, क्योंकि इटली का एकीकरण में एक बहुत बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। ठीक ना, तो वो फ्रांस को कूटनीतिक संधि किया, चलिए हम दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे एक तरह का, जो जीते वो आपका क्षेत्र आपका, कहाँ है आप हमको फंसा रहे हैं, चलिए हम दोनों मिलकर जितना आप जीतिएगा आपको दे देंगे। या बोला नहीं तो मान ली हम अगर आक्रमण करेंगे या हमारा ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा तो आप नहीं कुछ कीजिएगा, आप तटस्थ रह जाइएगा, साथ नहीं दीजिएगा उसका। तो ये जो कूटनीतिक संधि किया उसके मदद से यानी फ्रांस के मदद से 1859 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रियाई जो सेना था उसको पराजित कर दिया। ठीक है, तो उसको बहुत बड़ा विजय हासिल हुआ, अपने क्षेत्र को कब्जा में ले लिया। उसके बाद वो दक्षिण इटली का तो जो हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति था गैरीबाल्डी। ठीक, तो गैरीबाल्डी जो है वो दक्षिणी इटली का, ये काबुर और गैरीबाल्डी मिलकर एकीकरण का प्रयास किया और दक्षिणी इटली का दो सिसिलियों के राज्य पर कब्जा कर लिया। तब जाकर हमारा इटली का एकीकरण का घटना पूरा हुआ और 1861 ईस्वी में विक्टर इमानुएल द्वितीय को
एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और इस प्रकार से जानिए हमारा इटली का एकीकरण का प्रक्रिया पूरा हुआ। यानी इटली का एकीकरण पहले जाने हम लोग फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लें। इटली का एकीकरण, इटली बहुत अलग अलग राज्यों में विखंडित था, अलग अलग राजाओं का अधीन था। तो ये जो बिखरा हुआ इटली था उसको जोड़ने का प्रारंभिक काम किया मेस्सी ने। 1831 ईस्वी में वो यंग इटली नामक संस्था बनाया, प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। उसके बाद सार्डिनिया पिडमंट का शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय पर जिम्मेदारी आया। काउंट काबूर उसका प्रमुख मंत्री था। तो काउंट काबूर बहुत चतुराई के साथ फ्रांस से संधि कर फ्रांस के मदद से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया। बाद में गैरिबाल्डी और काबुल ने मिलकर दक्षिणी इटली के जो स्टेट थे सिसिलियों का राज्य पर कब्जा किया। और इस प्रकार से एकीकृत इटली का पहला राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय को घोषित किया गया और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब आए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पर। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, है ना। महामंदी जानते हैं विश्व इतिहास में एक बड़ी घटना है कि प्रथम विश्व युद्ध के 10 वर्षों बाद, लगभग समाप्त होने के 10 वर्षों बाद कहें कि ये महामंदी आया 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में अमेरिका से ये जो महामंदी प्रारंभ हुआ, ये धीरे धीरे पूरे विश्व को चपेट में अपना ले लिया, उसका असर पूरे विश्व पर देखा गया। तो ये जो 1929 का महामंदी है, इसको कहते हैं हम लोग संसार का सबसे बड़ा आर्थिक संकट था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ और यह रूस को छोड़कर, रूस जो कि साम्यवादी राष्ट्र था इसलिए वो अलग थलग था, तो रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। महामंदी का कारण क्या था? तो यह संकट जो है औद्योगिक क्रांति के कारण, जो हमारा चीजों का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जा रहा था। और जानिए प्रथम विश्व युद्ध के समय में बहुत सारा फैक्ट्री बैठाया लोग, अलग अलग सेना लड़ रहा है तो सेना का लड़ने के लिए साजो सामान का जरूरत है। हमने तोप, गोला बारूद, टैंक, उसका वर्दी, ड्रेस, करें बुलेट प्रूफ जैकेट, जो भी चीज उत्पादन बहुत तेजी से किए। लेकिन उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, वो सब फैक्ट्रियां बेकार हो गई, मजदूर बेकार हो गए, तो अब वो काम करने का नहीं रहा, पैसा नहीं रहा उसके पास खरीदेंगे उतना, तो क्या हो गया कि खरीदार नहीं रहा, तो ये आर्थिक संकट दस्तक दे दिया, यानी महामंदी का दौर शुरू हो गया। तो 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल का इतना भंडार हो गया कि कोई खरीदार ही नहीं था। तैयार कर दिए माल लेकिन खरीदने वाला नहीं है क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है। तो बहुत सारा यूरोप का देश या अन्य देश कहें प्रथम विश्व युद्ध में इतना बर्बाद हो गया, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अन्य सामान खरीदेगा, तो कहां से वो आयात करेगा? और दूसरा देश का सामान जब आयात नहीं करेगा तो सामान उत्पादन क्यों होगा, पैसा क्यों लगाएंगे? धीरे धीरे महामंदी छा गया। जब तैयार माल का कोई खरीदार नहीं रहा तो कारखाना क्या हो गया? अब बंद हो गया, कारखाना बंद, तो जो भी मजदूर काम कर रहे थे मजदूर बेरोजगार हो गया। तो जो मजदूर रोज कमा रहा था, मान लिए 1000 रुपया 500 रुपया, वो मजदूर अब कमा ही नहीं पा रहा, पैसे नहीं है, वो भी मार्केट में खर्चा नहीं करेगा। मंदी धीरे धीरे और गहराता गया। जब कारखाना बंद हो गया तो अब मान लीजिए जो सब किसानों का पैदावार भी पहले समान रोज कमा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत ज्यादा आमदनी हो रहा है, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा आदि आदि जो भी। अब जब कारखाना बंद, मजदूर को काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो कौन खरीदेगा वो बर्गर और महंगा में कर रहे पिज्जा आदि? बनेगा कृषि से, मान लिए, तो सामान बिकने ही नहीं लगा, तो किसानों का पैदावार का भी कोई खरीदार नहीं रहा। तो कृषि मजदूरों की मजदूरी में कमी आई, जब पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारा लोग मजदूर इकट्ठा हो गया, हमसे काम करवाइए, हमसे काम करवाइए। तो देख रहे हैं कि अब जो है ये जब काम करने वाले लोग ज्यादा हैं तो मजदूरी कम देने लगे। और अमेरिका का शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई, जिससे वहां लगभग 10,000 व्यापारी दिवाला निकल गया। यानी 10,000 व्यापारी जो है वहां का अमेरिका का दिवालिया हो गए। इस प्रकार से देखेंगे कि हम लोग ये जो शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा, तो देखेंगे यूरोप में पूरा अधिक अमेरिका से जो शुरू हुआ संकट था वो गहराता चला गया। अमेरिका अपना पैसा दूसरे जगह नहीं भेजने लगा और ये हमारा बड़ा संकट छा गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर में, राजनीतिक नेता
पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे थे। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे थे। तो हम लोग जाने, जो हमारा राजनीतिक दल के नेता थे, यानी भारतीय राजनीतिक दल के जो नेता थे, प्रमुख नेता, वो पृथक निर्वाचिका, इसका शुरुआत किया गया जानिए 1909 के अधिनियम में, है ना। तो 1909 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचिका का शुरुआत किया गया 1909 के अधिनियम में, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो ये जो धीरे धीरे संकट गहराता चला गया, हर वर्ग चाहता था मेरे लिए जो है वो पृथक निर्वाचिका हो, मैंने जो भी वर्ग, क्योंकि पृथक निर्वाचिका से उसको चुनकर जाने में आसानी था। पृथक निर्वाचिका है क्या चीज ये जान लीजिए पहले। मैंने जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का ये लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए रिजर्व है, लेकिन मत सभी लोग देते हैं, है ना। मत सभी लोग देंगे, चाहे उस क्षेत्र में बसने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, पुरुष हो, महिला हो, आदिवासी हो, जो भी हो, सब लोग देंगे। लेकिन उस समय ये पृथक निर्वाचिका में क्या व्यवस्था था, जो सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित की गई वहां सिर्फ मुस्लिम ही मतदाता होंगे, तो जो अन्य लोग हैं वो नहीं दे पाएंगे मत, उसको चुना जाना आसान होता था। इसीलिए पृथक, ये जो भी चीज हो, जैसे मान लीजिए सिखों के लिए कोई है, मांग कर रहे हैं लोग, दलितों के लिए भी हम लोग जानेंगे, तो ये पृथक निर्वाचिका का मतलब वही है। तो राजनीतिक नेता भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, जानिए अलग अलग। जैसे बहुत बड़े नेता थे हमारे भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो दलित वर्गों या दलितों का नेतृत्व करते थे, और वो दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करते थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने इस मांग को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उठाया था। तब जानेंगे कि वो जब रेमजे मैकडोनाल्ड घोषणा किया दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका का, तब जाकर गांधी जी अनशन पर बैठे, और अंत में गांधी और जो हमारा अंबेडकर थे, उन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण संधि हुआ, उसको कहते हैं पूना पैक्ट, 16 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार से अंबेडकर चाह रहे थे दलितों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, वो दलितों के बड़े नेता थे, वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। जो हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम समाज के समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी वो मुस्लिम समाज के लिए ज्यादा रियायतें चाहते थे। ये नेतागण जो है, जो भी प्रमुख नेता थे, वो राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को मांगकर अपने अनुयायियों का जीवन स्तर बेहतर उठाना चाहते थे, है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी थी, जो कि कांग्रेस पार्टी में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व था, वो नहीं चाहता था कि विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचिका होना चाहिए। विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा। इसीलिए गांधी जी पृथक निर्वाचिका के सवाल पर बिल्कुल अलग थे, पृथक निर्वाचिका होना ही नहीं चाहिए। तब जब जाकर जानते 1930-32 के दरमियान 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। 1930-32 में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के पश्चात जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने प्रसिद्ध कम्युनल अवार्ड, यानी कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक अधिनिर्णय का घोषणा किए। तो उसमें दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किए। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, और अंत में चलकर गांधी और अंबेडकर के बीच में 16 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच में गांधी अंबेडकर के बीच 16 सितंबर, एक क्वेश्चन बहुत आएगा आपको, गांधी अंबेडकर के बीच 16 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ, और ये समस्या का
हल हुआ। ठीक, अभी इतना ही जाने। गांधी और अंबेडकर के बीच 16 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः पैक्ट हुआ और इस समस्या का समाधान हो गया। अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग। 50 नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं, है ना। तो हम लोग जानेंगे राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अरे जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका एक तरह से स्तंभ है, बहुत बड़ा रीढ़ है हमारा राजनीतिक दल। और ये राजनीतिक दल का क्या क्या गुण होता है। तो राजनीतिक दल का एक गुण है कि वह एक विशेष सांगठनिक ढांचा होता है, माने इसका एक विशेष संगठन होता है। कोई भी राजनीतिक दल है उसका विशेष एक सांगठनिक ढांचा है और इसी के तहत नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो भी है, नीचे एक पन्ना प्रमुख से लेकर कहें जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है, सबों का पदाधिकारियों को चुनने के लिए एक व्यवस्था होती है। ठीक है, एक राजनीतिक दल यानी राजनीतिक दल पूरे लोकतांत्रिक पद्धति पे काम करता है। राजनीतिक दल कोई भी होगा उसका कोई स्पष्ट एक विचारधारा होता है और राजनीतिक दल के लोगों के बीच में विचारधारा एक प्रकार से विचारधाराएं काम करती है। तो सुव्यवस्थित संगठन के साथ साथ किसी भी राजनीतिक दल में विचारधारा की एकता होना आवश्यक है। हर दल का कोई ना कोई एक विशेष लक्ष्य होता है वो जो लोगों के सामने रखता है और अपने पक्ष में वो विश्वास प्राप्त करना चाहता है, विश्वास प्राप्त करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जाने कोई भी राजनीतिक दल होगा चूंकि लोकतांत्रिक देश में है और राजनीतिक दल संविधान के अनुसार शासन करना है उसको या संविधान के अनुसार चलना है, तो संवैधानिक तरीकों पर उसका अधिक विश्वास होता है ना। यानी वो चाहते हैं जो भी हो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पद्धति हो और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पद्धति पर वो विश्वास रखते हैं और जो भी चुनाव परिणाम आए हमेशा देखे होंगे नेताओं को वो झुक कर कहते हैं जनता ने जिसको चुना, जो भी चुना, हमको विपक्ष में भी बैठने का अगर मौका दिया, बहुत बार विपक्ष में बैठने का भी मौका नहीं लगा, तो जनता का फैसला सिरोधार्य है, मतलब परिणामों पर अपनी सहमति देते हैं। जीतने के बाद अगर वो जीत गए और सरकार बना लिए तो क्या काम करेंगे, जो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाने के बाद जो नीतियां थी उसको पूरा करने का अपना प्रयत्न करता है और जो उसने अपना घोषणा पत्र में जारी रखा था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करें। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग कोपरा, कोपरा कोपरा 1986 में बनाया गया। जाने इससे पहले उपभोक्ताओं का उपभोक्ता समझ रहे हैं, मतलब जो हम लोग खरीदार हैं कोई भी तरह का जो उपभोग करने के लिए खरीद रहे हैं, चाहे वो दूध खरीद रहे हैं, आप सब्जी खरीद रहे हैं, दवा खरीद रहे हैं, कोई टीवी खरीद रहे हैं, तो ये उपभोक्ता जो है उसकी सुरक्षा के लिए पहले कोई कानून नहीं था। ये लंबा प्रक्रिया चला, उपभोक्ता अधिकार आंदोलन चला, तब जाकर भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को उपभोक्ता सुरक्षा कानून कोपरा को अनुमति दी, यानी कोपरा को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई प्रकार का अधिकार दिया गया है। मान लीजिए सामान बिक रहा है, अलग अलग कंपनी का टीवी बिक रहा है, आपको कोई कहेगा घटिया कंपनी का टीवी, छोड़ दिए मोबाइल अभी बहुत चलाते हैं हम लोग, मोबाइल कोई कहेगा घटिया कंपनी वाला मोबाइल ही जबरदस्ती लेना पड़ेगा, क्या लेंगे? नहीं लेंगे। यानी उपभोक्ताओं को, हमको, आपको ये विभिन्न वस्तुएं जो है उसका जांच परख कर खरीदने का स्वतंत्रता है। हम अपने अनुसार निर्णय कर सकते हैं कि हम कौन सा वस्तु को खरीदेंगे, चुनाव कर सकते हैं। दूसरा चीज है कि वस्तु में क्या क्या है, उस जो हम वाले मोबाइल खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या है, जो जो उसका खूबी है वो दर्शाया जाए, तो सूचना का अधिकार है। यानी उपभोक्ता को सूचना के अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता की मात्रा एवं शुद्धता और उसका मूल्य क्या होगा इसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं ज्यादातर वस्तुओं के ऊपर उसका MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है, ठीक ना, MRP लिखा रहता है। सुरक्षा का अधिकार है, उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि उन वस्तुओं के बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। ठीक है,
अगर मान ली इस तरह का कोई गड़बड़ी हो गया, हमको कोई गड़बड़ सामान दे दिया, तो हमको शोषण से बचाने के लिए, जो अनुचित व्यापारिक क्रियाएं हैं उससे बचाने के लिए हम उसके खिलाफ शिकायतें कर सकते हैं। शिकायत कर कर उसका फैसला करवा सकते हैं, निपटारा करवा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जगह जाने उपभोक्ता अदालतें बनी हुई है। ठीक है, उपभोक्ता अदालतें बनी हुई है। ढांचा अलग अलग है, पहले नीचे से शुरू करेंगे फिर हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं। सुनवाई का अधिकार है, यानी भारत में लगभग 700 से अधिक उपभोक्ता शिकायत केंद्र है। ठीक है, जहां उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े हुए शिकायतों का निवारण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा मैप वाला क्वेश्चन है। भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है हमको? तो मरुस्थलीय मृदा है ना, तो पहला चीज है हमारा मरुस्थलीय मृदा। आइए देखें, मरुस्थल हमारा जानते हैं राजस्थान का, यहाँ पर ऐसे कर कर ये भाग में ऐसे कर कर फैला हुआ है हमारा अरावली पर्वतमाला। एक तरह से जानिए ये है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला जो हो गया उसका ये पश्चिमी भाग इधर है, ये हमारा राजस्थान में ये है मरुस्थल। ठीक ना, तो ये है मरुस्थल। तो ये मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? हम लोग इस मैप में दर्शा सकते हैं। ए नंबर है मेरा, ये भाग है मरु स्थलीय मृदा का। अलग अलग यहाँ चूंकि कलम से लिख देंगे तो हम लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, ये भाग है हमारा मरुस्थलीय मृदा का। ठीक, ये वो तो पता चलेगा, रुकिए। ये भाग है हमारा मरु स्थलीय मृदा। ठीक ना, ये सब भाग है हमारा मरुस्थल का। ठीक है, ये जो हमारा स्टेट है ये हमारा है मरुस्थलीय मृदा। ठीक, दूसरा चीज पर आते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है काली मृदा। यानी जानते हैं हम लोग काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जानिए काली मिट्टी खास कर ये गुजरात और ये महाराष्ट्र का जो भाग है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ऐसा नहीं क्या खाली जो हम लाइनिंग दिए वही नहीं है, काली मिट्टी यहाँ भी है, यहाँ मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग में भी है, काली मिट्टी तेलंगाना में भी है। लेकिन हम लोग को यहाँ दर्शाना एक शॉर्ट तरीके का, तो काली मिट्टी का क्षेत्र जो है वो हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र है ये गुजरात और महाराष्ट्र का इलाका मुख्य तौर पर हम लोग इसको ले रहे हैं। ये है हमारा काली मिट्टी, ये बी नंबर है हमारा काली मृदा। ठीक, अब आ जाए हम लोग सी नंबर की तरफ में। सी नंबर में हमको दर्शाना है, सी नंबर में दर्शाना हमको कोयला क्षेत्र। ठीक, कोयला क्षेत्र यानी 2 नंबर में कहें तो ये हमारा कोयला क्षेत्र। जानिए कोयला का प्रमुख प्रमुख क्षेत्र है हमारा, जैसे झारखंड। झारखंड में जानते हैं हम लोग झरिया के निकट कोयला का सबसे बड़ा खान है। रानीगंज बगल में पश्चिम बंगाल में। और भी अन्य कोयला का खान है। अरे कोयला का खान तो तमिलनाडु का नेवेली में भी है, घटिया किस्म का कोयला। तो हम लोग को यहाँ दर्शाएंगे कहाँ पर हम लोग, तो कोयला दर्शाएंगे विशेष कर ये हमारा जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का इलाका माने धनबाद झरिया रानीगंज ये जो इलाका है ये है हमारा कोयला क्षेत्र। ठीक, कहा है क्षेत्र दर्शाइए, तो आप क्षेत्र हमको अगर आता है कोयला नवेली में भी तो भंडार है वहां पर भी हम लोग वहां भी दर्शा सकते हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, हमको ध्यान रखना चाहिए ज्यादातर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ही दर्शाए। अगला है हम लोग, अगला है हमारा जो वो है हमारा अगला हमारा है बंगलुरु। बंगलुरु शहर है जो आईटी के लिए जान ली भारत का सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सबसे विकसित क्षेत्र है। बंगलुरु कर्नाटक राज्य का राजधानी भी है
और ठीक एकदम कर्नाटक का लगभग लगभग उत्तर पूर्वी भाग पर है बंगलुरु। ठीक, तो ये है हमारा डी नंबर यानी बंगलुरु। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है हमारा बंगलुरु शहर अभी। ठीक, भारत में 5वां बड़ा शहर है, जान लीजिए बंगलुरु। अब हम लोग छठा नंबर पर, अंतिम नंबर पर, अंतिम नंबर है हमारा चिल्का झील, है ना। तो चिल्का झील, चिल्का झील हम लोग जानते हैं कहाँ पे है चिल्का झील, उड़ीसा में। और ये जो चिल्का झील है उड़ीसा में, ये भारत का जान लीजिए सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। ठीक, और ये लेगुन झीलें हैं, जान ले अलग अलग। ये है हमारा उड़ीसा में इस जगह पे चिल्का झील, चिल्का झील। और ये उड़ीसा स्टेट में है चिल्का झील, कहां पर, तो उड़ीसा में। और ये भारत का सबसे बड़ा झील है, लेगुन झील भी है ये। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।